करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज जो इससे पहले 8 चैप्टर तक हो चुका है, उसे आप लोग ज़रूर देखकर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आशा करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि आज के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट और एनसीईआरटी से जुड़ा रहता है और आने वाला एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले हम इसका रिवीजन कर सकें। चलिए दोस्त देखते हैं। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में जानना है। आमतौर पर हम लोग क्षेत्रीय संस्कृति को जानने के लिए उसके भाषाओं पर को देखते हैं। जो व्यक्ति तमिल या उड़िया बोलता है तो हम लोग आमतौर पर समझ जाते हैं कि ये या तो तमिलनाडु का होगा या उड़ीसा का होगा। इसी तरह हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचार के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं जो कुछ विशेष क्षेत्र की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती है, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। ये क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में इसमें कहा गया है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में ही बोली जाती थी। कहाँ? महोदयपुरम में, जो चेर राज्य का प्रायद्वीपीय दक्षिण पश्चिमी भाग में है। वहीं से मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में वहाँ के शासक ने किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों के किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया, यानी मलयालम भी बोलते थे और संस्कृत भी बोलते थे। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। कब? 12वीं शताब्दी में बताई जाती है और ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो लीला तिलकम मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ पूर्व की ओर जाती है। अब शासक और धार्मिक परंपराएं जो जगन्नाथी संप्रदाय है। अन्य क्षेत्रीय संस्कृति, यहाँ पे क्षेत्रीय संस्कृति जो है धार्मिक परंपराओं से भी विकसित हुआ है। जैसे पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाया। कौन? अनंत वर्मा।
जो गंग वंश के एक प्रतापी राजा था। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। कौन? अनंग भीम तृतीय ने, और अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। जो हम इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसका सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कौन कौन? मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, इसलिए वो लोग मंदिर पर भी अपना स्थापत्य स्थापित करते थे। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। हम लोग कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान में अधिकांश राजपूत थे, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राजपूत के अलावा और भी कई समूह रहते थे जो उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। यह संस्कृति वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्हें रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए एक अक्सर मृत्यु का वरण किया था, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? चारण भाटों द्वारा। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इस कहानी में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्वान है, जब पुरुषों स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृत पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। कथक नृत्य की आप देखते हैं, जो हम उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र में विकसित हुआ। इसका जो कथक है का जो है भिन्न भिन्न रूप में हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को अब हम देखेंगे। नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? कथा। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति है। क्या है? कहानी सुनाने वाले की एक जाति है मूल रूप से। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपना कथावचन को अलंकृत किया करते थे। हाव भाव और संगीत से 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक के विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। किसके साथ साथ? भक्ति आंदोलन के साथ साथ। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। इसमें क्या होता था? राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ को लोकनाट्य किया जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकारों के मूल हाव भाव भी जुड़ी रहती थी। किसमें? रासलीला में। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गई। आगे चलकर यह दो परंपराओं में अर्थात घरानों में और फला फूला, राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप उभरा। तो ये इसको याद रखिएगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और इसी के काल में कथक जो है प्रमुख कला के रूप में उभरा था। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर स्थापित हो गए। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। यानी कि कथक को जो है ब्रिटिश शासक नापसंद करते थे, फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। 6 में से 1 मिल गया। अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। इस शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल, अथवा क्या हम उस शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए उसको हम शास्त्रीय बोलते हैं, न कि धार्मिक है। विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, ओडिसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है और मणिपुर में मणिपुरी है मणिपुर में। इसको याद रखिएगा। 6 गो टोटल हो गया। एक जो हो गया कथक हो गया जो उत्तर भारत के मध्य इलाके में विकसित हुआ, और ये 5 ये है यहाँ पे। अब चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था। किससे? जल रंगों से। कहाँ किया जाता था? कपड़े और कागज पर। प्राचीन लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। जैन ग्रंथों को जो पश्चिम भारत में, वे मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों को पांडुलिपियों पर चित्रित करते थे। पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किया जाता था और उन्हें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य को सामाजिक जीवन के पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। मुगल के पतन के साथ उनके अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगंज जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रखा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहपूर्ण भावपूर्ण शैली का विकास हो गया जिसे बोसोहली शैली कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि बोसोहली शैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है यह भानुदत्त की रसमंजरी है।
तो इसको याद रखिएगा। भानुदत्त की किताब का नाम क्या है? रसमंजरी, जिसमें नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले और जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के लोगों ने एक काव्यात्मक शैली विकसित की जिसको कांगड़ा शैली कहते हैं, जो लघु चित्रकारी को जीवित रखा और पहले बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पे कलाकृतियाँ करते थे और उसको राजा राजमहलों में उसको सावधानीपूर्वक रखते थे जो सदियों तक सुरक्षित रहे। अब चलिए हम बंगाल पे एक नज़र डालते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जो बंगाली बोलता है वो बंगाल का होगा, जो मगधी बोलता है वो मगध का होगा, जो तमिल बोलता है तमिल का होता है। यानी कि उसके भाषाओं के आधार पे हम उसके स्थान को जान जाते हैं। बंगाली है, आज मान लिया गया है कि यह संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, लेकिन संस्कृत ग्रंथों से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। यानी संस्कृत भाषा का प्रचलन जो है गुप्त वंशीय शासकों के द्वारा हुआ, क्योंकि गुप्त वंश शासक ने उत्तर बंगाल पे अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल शासकों का एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगालों पर सुल्तानों का शासन रहा। कब से कब? 14वीं से 16वीं, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो सूबा मान लिया गया। कब? 1586 में सूबा मान लिया गया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। आगे है कि 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषा और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब हम पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसमें प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, संस्कृत को ऋणी और दूसरे के उसे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। तो वहाँ चैतन्य देव के बारे में याद रखेंगे। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। कौन? नाथ साहित्य, जैसे मानामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर जी पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथा, गाथा आदि है। और पीर और मंदिर के बारे में चलिए देखते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करते गए, भूमि में धान की खेती करने लगे। स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। अक्सर जनजातीय ही थे जो किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दोनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्हें पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित किया। कहाँ? ढाका नगर में। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि
प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। इन इलाकों में धार्मिक रूपांतर के केंद्रों के रूप में काम आते थे। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हीं समुदाय के नेताओं में प्रदान किए। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्ति हैं, इसलिए आदत से लोग इन्हें पीर कहते थे। आगे है, इस पीर श्रेणी में संत, सूफी या अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इनके मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। कब? 15वीं शताब्दी में, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन कर मानते थे। बंगाल में साधारणतः ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। किससे बने थे? तेली, कालू को तेली कहते हैं, कंसारी को घंटा धातु के कारीगर कहते हैं, आदि के समर्थन से मंदिर वहाँ बने। यूरोप के व्यापारी कंपनी ने आज जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियाँ सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उन्हीं प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों का शक्ल आकृति बंगाल की छप्परदारी झोपड़ियों की तरह दोचाला या चौचाला होती थी। क्या होता था? दोचाला यानी 2 छतों वाला, चौचाला 4 छतों वाला होती थी। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाला अधिक जटिल होता था। ढांचे में 4 में त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा पर एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरों पर बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी? ये सारा चीज़ जो है मंदिर बनाने के, ये सब बंगाल में कैसे कैसे बनता था उसके बारे में दिया गया है। लेकिन अनेक मंदिरों को बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर मंदिर है। कहाँ? बांकुरा जिला में विष्णुपुर मंदिर है। इनके सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के। अब हम देखेंगे कि मछली जो है भोजन के रूप में कैसे है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत तैयार से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दिनों दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी शामिल हो गया। यानी कि जहाँ जो चीज़ मिलता है, लोग चाहे किसी भी धर्म का हो, वो तो वहाँ के ही सामान खाएंगे। इसी तरह जैसे बंगाल में है, नदी और समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ मछली मिलता था। नदी के वजह से वहाँ धान की खेती होती थी, इसीलिए वहाँ धीरे धीरे परंपरा हो गई मछली खाने का और चावल के साथ। आज भी वहाँ फेमस है, यही है। ब्राह्मण को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध पर ढील दे दी, यानी कि ढील दे दिया। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। कौन? बृहद धर्म पुराण ने, माने ब्राह्मणों को भी कुछ खास की मछली खाने की अनुमति दे दी। अब इसमें देखते हैं यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी और
राज की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसा समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों ने विद्यालय पाठ्यक्रमों ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार अन्य प्रक्रिया ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषीय समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन के इस भाव को अधिक बल मिला। चलिए दोस्त, आप इसको देखिएगा और इसमें कुछ खास नहीं है। इसका फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। उसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे और इसमें 2-4 ही पॉइंट था जो याद रखने की चीज़ थी, आप लोग उसको नोट कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना। चलिए दोस्त, और वैकेंसी भी बहुत नज़दीक आने वाला है। मई तक के लास्ट में दरोगा का वैकेंसी आ जाएगी, इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।